एक नए और बेहद बेहतरीन गहरे विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसी चीज पर है जो हम सभी के दिमाग के अंदर हर वक्त चल रही है, पर ध्यान शायद ही कभी उस पे जाता है। हाँ, ध्यान नहीं जाता। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रचनात्मकता और समस्या समाधान के बारे में, यानी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल। इस विश्लेषण के लिए हमने जो मनोवैज्ञानिक और एकेडमिक रिसर्च इकट्ठी की है, जैसे कि डॉक्यूमेंट MPC 001 ब्लॉक 2 यूनिट 4, वो इस बात पर गहरी रोशनी डालती है कि इंसानी दिमाग आखिर काम कैसे करता है जब उसके सामने कोई नई चुनौती आती है। सही कहा। और इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ही यही है, ये समझना कि हमारा दिमाग नए विचार आखिर पैदा कैसे करता है और रोजमर्रा की उलझनों को सुलझाने के लिए किन रास्तों का चुनाव करता है। आज के इस दौर में ना, जहाँ जानकारी का इतना बोझ है, इन्फो ओवरलोड। हाँ, इन्फो ओवरलोड किसी को भी थका देने के लिए काफी है। तो वहाँ ये चर्चा उन सभी सीखने वालों के लिए एक शॉर्टकट का काम करेगी जो तेजी से लेकिन गहराई से दिमाग की इस अनोखी क्षमता को समझना चाहते हैं। हमने इस एकेडमिक रिसर्च से सबसे जरूरी बातों को निकाल लिया है ताकि बिना लंबे चौड़े रिसर्च पेपर्स पढ़े ही इसका पूरा निचोड़ सबको समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। क्रिएटिविटी या रचनात्मकता आखिर क्या है? आमतौर पर तो यही माना जाता है कि जो इंसान बहुत इंटेलिजेंट है या जिसके पास किताबी ज्ञान बहुत ज्यादा है, वही सबसे ज्यादा क्रिएटिव भी होता है। आम धारणा तो यही है। एग्जैक्टली। लेकिन रिसर्च बताती है कि क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट होना बिल्कुल नहीं है। इसे एक लक्ष्य निर्देशित यानी गोल डायरेक्टेड सोच कहा गया है। गोल डायरेक्टेड? हाँ, इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि आइडिया सिर्फ अनोखा मतलब नॉवल ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको उपयोगी भी होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर कोई ऐसी नई चीज सोच ली जाए जिसका किसी समस्या को सुलझाने में कोई फायदा ही ना हो, तो उसे क्रिएटिविटी नहीं कहा जाएगा। सही। इसको समझने के लिए ना, इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, बिग सी और लिटिल सी। बड़ा सी और छोटा सी। तो ये बिग सी क्या है? बिग सी को ऐतिहासिक रचनात्मकता माना जाता है। ये वो लेवल है जहां दुनिया को बदल देने वाले आविष्कार होते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा का बनना, अरे वाह, या न्यूटन का मोशन के नियमों को खोजना, या फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये ऐसे आइडियाज हैं जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। पर देखा जाए तो हर कोई रोजाना न्यूटन या आइंस्टाइन तो नहीं बन सकता ना। बिल्कुल नहीं। इसीलिए दूसरा हिस्सा है लिटिल सी, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की रचनात्मकता है। जैसे घर में बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय उसमें कुछ नए मसाले मिलाकर एक बिल्कुल नई और स्वादिष्ट डिश बना देना। हाँ, ये तो रोज होता है। या फिर किसी टूटे हुए पाइप को ठीक करने के लिए किसी आम घरेलू चीज का अनोखा इस्तेमाल करना। दोनों ही लेवल पर दिमाग नए और उपयोगी रास्ते ढूंढ रहा होता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्टर्नबर्ग नाम के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च में ये सामने रखा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हाँ, आप स्टर्नबर्ग की बात कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा कि थ्योरी में या बातों में भले ही क्रिएटिविटी की चाहे जितनी तारीफ की जाए, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में इससे बहुत ज्यादा इनाम या रिवॉर्ड नहीं मिलता। सही बात है। असली जिंदगी में अक्सर लोग नए आइडियाज से डरते हैं। जब कोई बिल्कुल अलग सोच लेकर आता है तो शुरुआत में समाज उसे नकार देता है या उसका मजाक उड़ाता है। इसीलिए स्टर्नबर्ग ने क्रिएटिविटी को और गहराई से समझने के लिए एक थियोरी दी, जिसे इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थियोरी कहा जाता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थियोरी। इस थियोरी का मानना है कि रचनात्मकता किसी एक चीज का नतीजा नहीं है, बल्कि ये 6 अलग अलग हिस्सों के एक साथ आने यानी कॉन्फ्लुएंस से पैदा होती है। 6 हिस्से? अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर हो तो सचमुच क्रिएटिव होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। ये 6 हिस्से सच में बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि सिर्फ दिमाग तेज होना काफी क्यों नहीं है। आइए इन 6 हिस्सों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पहला हिस्सा जो बताया गया है वो है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, यानी बौद्धिक क्षमता। पर ध्यान रहे, ये किताबी इंटेलिजेंस नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या आता है? इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं। पहली, किसी समस्या को बिल्कुल नए तरीके से देखने की क्षमता, यानी प्रॉब्लम को रीडिफाइन करना। दूसरी, यह पहचानने की क्षमता कि दिमाग में आने वाले सैकड़ों आइडियाज में से कौन सा आइडिया सच में काम करेगा और कौन सा नहीं।
ये तो फिल्टर करने वाली बात हो गई। सही। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अपने उस नए आइडिया को दूसरों को समझाने या उस आइडिया को बेचने की क्षमता। अगर आइडिया दिमाग में है पर कोई उसे दूसरों को समझा नहीं सकता तो वो वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ जुड़ता है दूसरा हिस्सा, नॉलेज या ज्ञान। हाँ, क्योंकि किसी भी फील्ड में कुछ नया या अलग करने के लिए सबसे पहले उस फील्ड की बुनियादी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर किसी को संगीत के सुरों का ही ज्ञान नहीं है तो वो एक नई धुन कैसे बनाएगा? एग्जैक्टली। लेकिन तीसरा हिस्सा इस ज्ञान का इस्तेमाल करने का तरीका बताता है, जिसे थिंकिंग स्टाइल्स यानी सोचने का तरीका कहा गया है। एक क्रिएटिव दिमाग हमेशा पुराने नियम तोड़कर नए तरीकों से सोचना पसंद करता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बारीकियों को तो देखते ही हैं, पर साथ ही उनकी नजर हमेशा बिग पिक्चर पर भी होती है। वो हर चीज को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं। सही कहा। और चौथा हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। यहाँ मुझे स्रोत मटेरियल को एनालाइज करते वक्त एक बड़ा आहा मोमेंट मिला। अच्छा, वो क्या था? आमतौर पर माना जाता है कि ज्ञान जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन रिसर्च बताती है कि कभी-कभी किसी फील्ड का बहुत ज्यादा ज्ञान होना ही क्रिएटिविटी में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। हाँ, ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? बिल्कुल। होता यह है कि जब कोई इंसान अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाता है तो उसकी आदत पड़ जाती है एक ही धारे पर सोचने की। वो नए, अजीब या थोड़े अलग आइडियाज को ये सोचकर शुरू में रिजेक्ट कर देता है कि ये तो ऐसे काम नहीं करता। इसीलिए स्टर्नबर्ग ने यहाँ एक बेहतरीन एनालॉजी दी है कि क्रिएटिव होने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचे, यानी बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करना। सस्ते में खरीदने का मतलब है ऐसे अनोखे और नए आइडियाज पर काम करना जिन्हें उस वक्त कोई दूसरा इंसान नहीं मान रहा, जिनकी वैल्यू लोगों की नजर में अभी बहुत कम है। एग्जैक्टली। फिर उन आइडियाज पर मेहनत करनी होती है, रुकावटों का सामना करना होता है। और महंगे में बेचने का मतलब है जब वो आइडिया सफल हो जाए और पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो जाए, तब उसे वहाँ छोड़कर किसी अगले नए और अनोखे आइडिया की तलाश में निकल जाना। इसके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए जो असफलता से न डरे और रिस्क लेने को तैयार रहे। एकदम सही। और इस इक्वेशन के आखिरी दो हिस्से भी उतने ही जरूरी हैं, मोटिवेशन यानी प्रेरणा और एनवायरनमेंट यानी माहौल। प्रेरणा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर किसी काम को करने में अंदर से खुशी नहीं मिलती, सिर्फ पैसों या किसी दबाव के लिए काम किया जा रहा है, तो वहाँ क्रिएटिविटी अपने आप दम तोड़ देती है। और आखिर में माहौल आता है। चाहे किसी के अंदर कितनी भी बौद्धिक क्षमता हो, ज्ञान हो, रिस्क लेने की हिम्मत हो, लेकिन अगर वो ऐसे माहौल में है जो नए आइडियाज को दबाता है, उनका मजाक उड़ाता है, हाँ, या उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देता, तो रचनात्मकता कभी बाहर नहीं आ पाएगी। इन 6 हिस्सों का एक खास अनुपात में मिलना ही असल में एक क्रिएटिव इंसान को जन्म देता है। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारा दिमाग बिना सोचे भी कैसे सोचता है, आखिर अचानक से किसी समस्या का हल कैसे मिल जाता है। इसे समझने के लिए ग्रेहम वॉलिस ने 1926 में क्रिएटिविटी के 4 चरण या स्टेजेस बताए थे। ये किसी भी सीखने वाले के लिए गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। 4 स्टेजेस? पहला कौन सा है? पहला चरण है प्रिपरेशन यानी तैयारी। इस स्टेज में दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होता है। समस्या क्या है उसको समझने के लिए हर संभव दिशा से जानकारी जुटाई जाती है। पुराने अनुभव, नए डेटा, सब कुछ इकट्ठा किया जाता है और प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखा जाता है। ये कड़ी मेहनत का दौर होता है। हाँ, लेकिन इसके ठीक बाद आता है दूसरा और सबसे अजीब चरण, इंक्यूबेशन। इस चरण की खासियत ये है कि इसमें समस्या पर सोचना बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है? सही में इंक्यूबेशन क्रिएटिविटी का सबसे अनोखा और मजेदार हिस्सा है। बिल्कुल। इस स्टेज में दिमाग को आराम दिया जाता है और समस्या को अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दिया जाता है। अगर हम इसे आम जिंदगी से जोड़ें तो ये वही वक्त है जब कोई गाड़ी चला रहा होता है या नहाते वक्त शावर के नीचे होता है या फिर पार्क में आराम से टहल रहा होता है। सही कहा। ऐसे वक्त में जब कॉन्शियस ध्यान समस्या पर नहीं होता, तब भी दिमाग अंदर ही अंदर उन सारी जानकारियों को जोड़ और घटा रहा होता है
जो पहले चरण यानी प्रिपरेशन में इकट्ठे की गई थी। वो उन पैटर्न्स को ढूंढ रहा होता है जिन तक सीधी सोच नहीं पहुंच पा रही थी। यही वजह है कि सबसे बेहतरीन आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा होता। और इस अवचेतन मन की मेहनत का धमाकेदार नतीजा निकलता है तीसरे चरण में, जिसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये वो अचानक आने वाला आहा मोमेंट है, एक इंसाइट, जब अचानक से दिमाग में जैसे कोई बत्ती जलती है और पूरा का पूरा सोल्यूशन एक पल में सामने आ जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे आइडिया आसमान से गिरा हो या अचानक कोई जादू हो गया हो। लेकिन दरअसल वो जादू नहीं, बल्कि उन पिछले 2 चरणों की मेहनत और इंक्यूबेशन का ही असर होता है। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चौथा चरण भी तो है। हाँ, चौथा और आखिरी चरण है वेरिफिकेशन, यानी जांच करना। दिमाग में अचानक आया आइडिया सुनने में चाहे कितना भी शानदार लगे, पर क्या वो सच में प्रैक्टिकल दुनिया में काम करेगा? इस आखिरी चरण में उस आइडिया की जांच की जाती है, उसको लॉजिक के तराजू पर तोला जाता है और जरूरत पड़ने पर उसमें थोड़े बदलाव भी किए जाते हैं। इन चरणों को समझने के बाद एक सवाल जो हमेशा किसी भी एनालिटिकल दिमाग में उठता है वो ये कि क्या सच में ज्यादा आईक्यू वाला इंसान ज्यादा क्रिएटिव होता है? क्या इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच कोई सीधा रिश्ता है? इस मुद्दे को सुलझाने के लिए टर्मन की एक बहुत ही मशहूर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी को देखना जरूरी है, जो 1925 में शुरू की गई थी। लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी का मतलब है कि लोगों को सालों तक ट्रैक किया गया। बिल्कुल। टर्मन ने 1528 ऐसे बच्चों को चुना जिनका एवरेज आईक्यू 151 था। 151? ये तो बहुत ज्यादा है। ये बच्चे तो बौद्धिक रूप से बेहद शातिर और गिफ्टेड की कैटेगरी में आते थे। हाँ, इन बच्चों पर कई दशकों तक नजर रखी गई। जब सालों बाद उनका आकलन किया गया तो पाया गया कि वो अपनी आम जिंदगी और करियर में बहुत सफल थे। कोई बड़ा डॉक्टर बना, कोई लॉयर। लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे बिग सी क्रिएटिविटी कहा जा सके। किसी ने कोई बड़ा आविष्कार नहीं किया, ना ही मानव सभ्यता की सोच बदली। बाप रे! इस लंबी स्टडी ने इस बात को पक्के तौर पर साबित कर दिया कि सिर्फ बेहद हाई आईक्यू होना इस बात की गारंटी नहीं है कि रचनात्मकता भी उसी दर्जे की होगी। सही कहा। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। तो क्या इसका ये मतलब निकालना चाहिए कि आईक्यू का क्रिएटिविटी से कोई लेना देना ही नहीं है? अगर ऐसा है तो एक बहुत ही आम इंटेलिजेंस वाला इंसान भी आइंस्टाइन जैसे आइडिया सोच सकता है? ऐसा पूरी तरह से कहना भी सही नहीं होगा। इसे समझने के लिए गिलफर्ड की थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस को देखना सबसे जरूरी है। थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस? हाँ, गिलफर्ड का मानना था कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच एक हद तक, यानी एक थ्रेशोल्ड तक रिश्ता होता है। उन्होंने ये थ्रेशोल्ड करीब 120 आईक्यू पर तय किया। इसका मतलब ये है कि किसी भी सच में बड़े क्रिएटिव आइडिया को पैदा करने के लिए दिमाग का एक बुनियादी रूप से तेज होना जरूरी है। 120 आईक्यू तक जैसे जैसे आईक्यू बढ़ता है, क्रिएटिविटी की क्षमता भी बढ़ सकती है। लेकिन इस थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद आईक्यू का आगे बढ़ना क्रिएटिविटी पर कोई खास असर नहीं डालता। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे रोलर कोस्टर पर बैठने के लिए एक मिनिमम हाइट चाहिए होती है, उस हाइट तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन उसके बाद आपकी हाइट चाहे जितनी भी ज्यादा हो, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोलर कोस्टर को कितना एंजॉय करेंगे। एकदम सही एनालॉजी। एक बार 120 आईक्यू का आंकड़ा पार हो गया तो क्रिएटिविटी आगे चलकर इस बात पर निर्भर करती है कि आपका माहौल कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप कितने मोटिवेटेड हैं। ये एक तरह से बहुत राहत देने वाली बात है कि बेहद रचनात्मक होने के लिए एब्सोल्यूट जीनियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाकई में राहत देने वाली बात है। लेकिन अगर किसी को मापना हो कि वो कितना क्रिएटिव है, तो उसका क्या तरीका है? इंटेलिजेंस के लिए तो आईक्यू टेस्ट होते हैं, पर क्रिएटिविटी कैसे नापी जाती है? यहाँ टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग यानी TTCT का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये टेस्ट क्रिएटिविटी को 4 अलग-अलग पैमानों पर मापता है। 4 पैमाने? और इसको समझना बहुत आसान है अगर हम एक गेम की तरह इसे सोचें। मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि एक आम ईंट यानी ब्रिक के क्या-क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। पहला पैमाना है फ्लुएंसी, यानी दिमाग कितने ज्यादा आइडियाज पैदा कर सकता है। एक व्यक्ति शायद 5 आइडियाज सोचे, दूसरा 50। जो 50 सोचेगा उसकी फ्लुएंसी ज्यादा है। दूसरा पैमाना है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आइडियाज में कितनी वैरायटी है। अगर किसी ने 50 आइडियाज सोचें लेकिन सब घर बनाने से जुड़े हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। पर अगर कोई बोले कि ईंट से घर बनेगा, ईंट को पेपरवेट की तरह यूज करेंगे और ईंट को पीसकर लाल रंग बनाएंगे, तो यहाँ अलग अलग दिशाओं में सोचने की फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है।
बिल्कुल सही एग्जाम्पल। और तीसरा पैमाना आता है ओरिजिनलिटी, यानी आइडिया कितना अनोखा या दुर्लभ है। ईंट से घर बनाना एक आम आइडिया है, पर ईंट को पीसकर उसकी मिट्टी से एक पेंटिंग बनाना एक बेहद ओरिजिनल आइडिया माना जाएगा, क्योंकि ये आमतौर पर लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। और चौथा पैमाना है एलाबोरेशन, यानी किसी एक आइडिया को दिमाग कितनी डिटेल में समझा सकता है। अगर आइडिया ये है कि ईंट को रंग बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो उस रंग को बनाया कैसे जाएगा, उसमें क्या मिलाया जाएगा और उससे पेंटिंग कैसी दिखेगी, इन सभी बारीकियों को बता पाना एलाबोरेशन है। जो दिमाग इन चारों पैमानों पर खरा उतरता है, उसे टेस्ट में हाईली क्रिएटिव माना जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर एक दिमाग में बहुत अनोखे और क्रिएटिव आइडियाज आते भी हैं, तो उनका असली फायदा तभी है जब उनका इस्तेमाल उलझनों को सुलझाने में हो। और यहाँ से हम चर्चा के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान का विज्ञान। आखिर समस्या होती क्या है? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सफर है। इसमें एक इनिशियल स्टेट होती है, यानी वो शुरुआती स्थिति जहां उलझन मौजूद है, और एक गोल स्टेट होती है, यानी वो लक्ष्य जहां पहुंचकर उलझन सुलझ जाएगी। इन दोनों के बीच के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसे एक बहुत ही बेहतरीन और क्लासिक एक्सपेरिमेंट से समझाया जाता है। मनोवैज्ञानिक कोहलर ने एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान? हाँ, मुझे याद है ये। कल्पना कीजिए, एक बंद कमरा है। उस कमरे की छत पर कुछ केले लटक रहे हैं। कमरे के अंदर सुल्तान है जो बहुत भूखा है। ये हो गई शुरुआती स्थिति और केले खाना हो गया लक्ष्य। अब रुकावट ये है कि केले बहुत ऊंचाई पर हैं और फर्श पर सिर्फ 3 लकड़ी के डब्बे पड़े हैं। शुरू में सुल्तान बहुत उछल कूद करता है, हवा में हाथ मारता है, पर केले तक नहीं पहुंच पाता। वो थक कर बैठ जाता है और डब्बों को देखता है। फिर अचानक से जिसे हमने इल्यूमिनेशन या इनसाइट कहा था, वही होता है। सुल्तान एक डब्बे के पास जाता है, उसे केले के ठीक नीचे रखता है, उसके ऊपर दूसरा डब्बा रखता है और फिर तीसरा डब्बा रखकर उस पे चढ़कर केले तोड़ लेता है। इसे इनसाइट लर्निंग कहा गया। यहाँ दिमाग ने अचानक स्थिति को नए तरीके से देखा और समस्या का हल निकाल लिया। लेकिन कोहलर के एक्सपेरिमेंट में छत साफ थी, डब्बे सामने थे और केले दिख रहे थे। आम जिंदगी में हर समस्या इतनी सीधी और स्पष्ट नहीं होती। इसी आधार पर समस्याओं को 2 हिस्सों में बांटा गया है, वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। वेल डिफाइंड समस्याएं वो होती हैं जिनकी शुरुआती स्थिति, आखिरी लक्ष्य और बीच के नियम बिल्कुल शीशे की तरह साफ होते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण टावर ऑफ हनोई का पजल है। इसमें 3 खंबे होते हैं और पहले खंबे में अलग अलग साइज की डिस्क एक के ऊपर एक रखी होती हैं। लक्ष्य होता है सारी डिस्क को आखिरी खंबे तक ले जाना। और नियम बहुत साफ है, एक बार में एक ही डिस्क हिलेगी और किसी भी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रखी जा सकती। यहाँ सब कुछ क्लियर है, दिमाग को पता है क्या करना है और क्या नहीं। एक और उदाहरण एनाग्राम्स का होता है, जहाँ उल्टे सीधे शब्दों को आगे पीछे करके सही शब्द बनाना होता है। नियम और लक्ष्य साफ तय होते हैं। पर असली जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें अक्सर इल डिफाइंड होती हैं। इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स वो हैं जहां ना तो शुरुआत पूरी तरह से साफ है, ना नियम पता है और ना ही आखिरी लक्ष्य पूरी तरह से तय होता है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ कोई सेट रूल्स नहीं है और नतीजा क्या निकलेगा ये भी किसी को नहीं पता। ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं है, बल्कि तगड़ी रणनीति यानी स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है। तो ऐसे में इंसानी दिमाग किन रणनीतियों का इस्तेमाल करता है? आमतौर पर समस्याएं सुलझाने के लिए दिमाग 2 मुख्य रास्ते अपनाता है। पहला रास्ता है एल्गोरिथम का। ये एक स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल या लॉजिकल तरीका है जो 100% सही नतीजा देने की गारंटी देता है। अगर कोई एल्गोरिथम्स का सही से पालन करे तो सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत मांगता है। सोचिए, अगर किसी का पासवर्ड खो जाए और वो एल्गोरिथम के हिसाब से हर एक कॉम्बिनेशन ABCD से लेकर नंबर्स तक ट्राई करना शुरू करे तो शायद सालों लग जाएंगे। बाप रे, सालों लग जाएंगे। इसलिए असली जिंदगी में दिमाग इस तरीके का इस्तेमाल बहुत कम करता है। और वही दूसरा और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता है ह्यूरिस्टिक्स का। ह्यूरिस्टिक्स बेसिकली दिमाग के बनाए हुए शॉर्टकट्स या रूल ऑफ थंब होते हैं। ये इस बात की पक्की गारंटी तो नहीं देते कि हल मिल ही जाएगा,
लेकिन ये काम को तेजी से और आसानी से निपटाने में मदद जरूर करते हैं। ह्यूरिस्टिक्स के अंदर भी दिमाग अलग-अलग तरीके अपनाता है। जैसे एक तरीका है मीन्स एंड एनालिसिस। जब समस्या बहुत बड़ी और डरावनी लगती है तो दिमाग उसको छोटे छोटे हिस्सों यानी सब गोल्स में बांट लेता है। जैसे अगर किसी को पूरा घर साफ करना है और वो शुरुआत से घबरा रहा है तो वो इसे पहली एक घड़ी को साफ करना या सिर्फ एक कमरे को साफ करना जैसे सब गोल्स में बांट लेता है। हर छोटा लक्ष्य पूरा होने पर आखिरी लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। और इसमें एक और बेहतरीन तरीका होता है वर्किंग बैकवर्ड, यानी लक्ष्य से पीछे की तरफ सोचना। अक्सर मेज या भूल भुलैया जैसे खेल को सुलझाते वक्त लोगों को देखा गया है कि वो शुरुआती लाइन से रास्ता ढूंढने के बजाय आखिरी लक्ष्य से पीछे की तरफ लाइन खींचना शुरू करते हैं। कई बार किसी उलझन को उसके नतीजे से शुरू करके पीछे आने पर रास्ता ज्यादा साफ दिखाई देता है। लेकिन इन सब तरीकों के बीच कुछ ऐसी रुकावटें या मेंटल ट्रैप्स भी हैं जहां दिमाग खुद ही फंस जाता है। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझना सबसे मजेदार रहेगा। इन मेंटल ट्रैप्स में से एक को परसीवर्स सेट कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां दिमाग अपने पुराने पैटर्न्स का गुलाम हो जाता है और नई जानकारी को भी पुराने धरे पर ही चला देता है। आइए इसको यहीं एक छोटे से टेस्ट से देखते हैं। मैं आपके सामने लगातार कुछ शब्द रख रहा हूँ। पहला शब्द है MACDONLD, मैकडोनल्ड। दूसरा शब्द है MACMOHAN, मैकमोहन। तीसरा शब्द है MACGREGOR, मैकग्रोगर। अब एक आखिरी शब्द लीजिए MACHINERY, इसे पढ़िए। मैखनरी। ओ एक सेकंड, मशीनरी। हाँ देखा, दिमाग पैटर्न का आदी हो जाता है। सच में लगातार पैटर्न सुनने के बाद मेरा दिमाग भी इसे मैखनरी पढ़ने के लिए दौड़ रहा था, जबकि असलियत में ये एक आम शब्द मशीनरी है। ये वही बात है, दिमाग को जब एक ही दिशा में लगातार सोचने की आदत पड़ जाती है तो वो आसान और एकदम ऑब्वियस चीजों को भी गलत पढ़ लेता है या गलत समझ बैठता है। इसे ही मेंटल सेट कहते हैं, जहाँ पुराने अनुभव नए सॉल्यूशंस देखने ही नहीं देते। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो एक और बड़ी रुकावट सामने आती है जिसे फंक्शनल फिक्स्डनेस यानी कार्यात्मक स्थिरता कहते हैं। ये तब होता है जब दिमाग किसी भी वस्तु को सिर्फ उसी तरीके से देखता है जिस तरीके से उसका आमतौर पर इस्तेमाल होता आया है। वो उसके अंदर छुपे नए उपयोग नहीं देख पाता। मिसाल के तौर पर एक कुर्सी का मुख्य काम उस पर बैठना होता है। अब अगर कमरे में बल्ब बदलना हो, सीढ़ी ना हो, लेकिन वहां एक कुर्सी रखी हो, तो फंक्शनल फिक्स्डनेस से ग्रसित दिमाग उस कुर्सी को सीढ़ी की तरह देखने से इनकार कर देगा। वो सिर्फ यही सोचेगा कि ये बैठने की चीज है, मुझे चढ़ने के लिए कुछ और चाहिए। ऐसी आदतों को तोड़ना, पुराने नजरिए को बदलना ही रचनात्मक प्रॉब्लम सॉल्विंग की पहली शर्त होती है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो अब जब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, इसका असली निचोड़ निकालना जरूरी है। आज की इस लंबी और गहरी चर्चा से निकलने वाला सबसे बड़ा सबक क्या है? पहली बात तो ये कि कभी-कभी कुछ नया सीखने या सोचने के लिए पुराने ज्ञान को भुलाना पड़ता है। बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाना भी नए आइडियाज के रास्ते की रुकावट हो सकता है। दूसरी बात, अगर दिमाग किसी समस्या में पूरी तरह फंस गया है तो लगातार उसी पर जिद करने के बजाय उसे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इंक्यूबेशन को अपना काम करने देना चाहिए। ध्यान बटाना, टहलना या आराम करना अवचेतन मन को अपने हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढने का मौका देता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, दिमाग की पुरानी आदतों यानी मेंटल सेट्स को लगातार क्वेश्चन करना जरूरी है। मशीनरी को मैकिनरी पढ़ने वाली गलती रोजमर्रा की समस्याओं में होती रहती है, बस हम ध्यान नहीं देते। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिसके बारे में सोच विचार करना आने वाले समय के लिए बहुत मायने रखता है। इस एकेडमिक रिसर्च के आखिरी हिस्से में दो अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान खींचा गया है जिनमें एक अजीब सा टकराव है। वो क्या? एक तरफ हेज नाम के मनोवैज्ञानिक की सर्टिफिकेशन हाइपोथेसिस की चर्चा है। ये हाइपोथेसिस कहती है कि हमारा समाज एक ऐसे धर्रे पर चला गया है जहां रचनात्मक पेशों जैसे साइंस, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में बिना किसी फॉर्मल डिग्री वाले लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जाता। सोसाइटी सिर्फ सर्टिफिकेट्स और एकेडमिक्स मार्क्स पर भरोसा करती है। और दूसरी तरफ? वही दूसरी तरफ, जैसा कि हमने शुरू में देखा था, स्टर्नबर्ग का कहना है कि प्रैक्टिकल दुनिया में वैसे भी अनोखी क्रिएटिविटी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता क्योंकि लोग अलग सोच से घबराते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास अनोखे आइडियाज हैं वो इन दो दीवारों के बीच फंस गया है। एक तरफ डिग्री नहीं है और दूसरी तरफ लोग नए आइडिया को जल्दी अपनाते नहीं है। यही वो आखिरी और गहरी बात है जिस पर यहाँ सभी को अकेले में विश्लेषण करना चाहिए।
अगर दुनिया का हर बड़ा फैसला, हर बड़ी पोजीशन और हर नया मौका सिर्फ एकेडमिक डिग्री और मार्कशीट से ही तय होने लगेगा, तो इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे बिग सी यानी महान ऐतिहासिक आविष्कार या आइडियाज होंगे जो कभी किसी के सामने नहीं आ पाएंगे। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन दिमागों के पास सोसाइटी द्वारा दी गई सही डिग्री नहीं थी। क्या हमारी तय की गई शिक्षा प्रणाली और सामाजिक ढांचा दरअसल उसी क्रिएटिविटी को ही मार रहा है जिसके दम पर कल को ये मानव सभ्यता आगे बढ़ने वाली थी? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी किताबी ज्ञान से बड़ा है। इसे बस दिमाग में इंक्यूबेशन के लिए छोड़ दीजिए। शायद कुछ वक्त बाद इसका जवाब अपने आप सामने आने लगे। आज की चर्चा में बस इतना ही।